जी, तो एक दफ़ा एक बच्चे ने पूछा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सेक्शन बी आर यूनिट 3 to 5 which of course include elasticities, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइस सिस्टम जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस एंड बर्डन्स ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद सब्सिडीज बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, उनके ऊपर कितना बेनिफिट आ रहा है दोनों का, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम प्राइस, और एंड पे बफर स्टॉक स्कीम। नंबर 5 इज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड मार्केट फेलियर, यानी पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे उसको ठीक करती है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, उनके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, और आखिर में इनकम इनइक्वालिटीज यानी जीनी कोएफिशिएंट एंड पॉलिसीज टू रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी हमारे पास आसानी नहीं है क्योंकि मैक्रो मोस्टली सेक्शन ए भी मैक्रो से आता है, तो इसमें यूनिट 2 to 6 हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। अब यूनिट 2 इज प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उसके बाद यूनिट 3 इज इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें वो कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज, प्रोटेक्शनिज्म, फ्री ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड आते हैं। यूनिट 4 एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, उसमें वो जे कर्व वगैरह, इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वो सारा कुछ, सरप्लस डेफिसिट के फ़ायदे नुकसान। और नंबर 5 टर्न्स आउट टू बी, सॉरी नंबर 3 मैं गलत बोल गया था, नंबर 3 इज गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, नंबर 4 इज इंटरनेशनल ट्रेड, और नंबर 5 इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। जी मेरा बेटा। चैप्टर 1 नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला, और चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट वाला है और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो बेटे वो भी हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है इन 3 और इन 4 यूनिट्स में से। एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? ओके जी, एक मिनट जरा मैं अब टेस्ट करते हैं जी, क्या यूनिट 3 to 5 में से इस पेपर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डिमांड कर्व के ऊपर है, दूसरा इलास्टिसिटीज, तो मेरे बेटे यूनिट 2, लेकिन इसमें काफ़ी इलास्टिसिटी का हवाला है, और ये यूनिट 3। जी मेरा बेटा। सॉरी, हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब बेटे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम या डायग्राम्स, briefly explain how the cause of a movement along the demand curve differs from a cause of shift in demand curve. उसके बाद consider the impact on the demand for one good for the price change in other goods. अब मैं इसको कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट पे ले जाता हूँ, और लेट्स सी how well you guys understand it. It's a very straightforward simple question. शायद इवैल्यूएशन में अच्छे बच्चों को थोड़ा सा इशू आए, ज़्यादा नहीं। मुझे बताएं जी, सबसे पहले नॉलेज के लिए आपको कहाँ मार्क्स मिलेंगे? आपकी आवाज़ ज़रा कम आई है, दोबारा बताएं। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे हिसाब से सेफ्टी यही है कि डिमांड कर्व को समझा दें, उसी में ही आपका पहला पार्ट हल हो जाएगा। डिमांड कर्व लगाएं, प्राइस लगाएं, मुझे बताएं मूवमेंट अलोंग द कर्व क्यों आती है? ड्यू टू
प्राइस चेंज, हमने P0 प्राइस लगाई, डिमांड कर्व तक गए पॉइंट ए, अब हमने Q0 क्वांटिटी खरीदी, प्राइस नीचे हुई, हम डिमांड कर्व तक गए पॉइंट बी, क्वांटिटी। अब मेरे बच्चों ये जो मैंने एरोज लगाए हैं ये मुझे एक्सप्लेन करें ये क्या होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ। यस। परफेक्ट जी। यहाँ पे ही आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क कम से कम पक्का है। Movement along the demand curve occurs due to changes in price of the product itself. As seen in the diagram, when price fell from P0 to P1, consumers bought more quantity from Q0 to Q1, causing a movement from point A to B called extension of quantity demanded. If price had risen from P1 to P0, we would have moved from B to A, called contraction. ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्यों होता है? यस। नॉन प्राइस फैक्टर्स, और डिमांड को आप एक दफा राइट पे शिफ्ट कर दें और एक दफा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें। सप्लाई लगाने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल इसमें है। अगर आपको दिल करे तो सप्लाई कर्व बीच में लगा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड का कर्व का था, तो आई डोंट थिंक डिमांड कर्व के साथ सप्लाई लगाना जरूरी है। तो दिस हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि डिफर्स फ्रॉम द कॉज लिखा हुआ है तो हमने डिफरेंस बता दिया, लेकिन कभी कभी मार्क्स स्कीम एक्सपेक्ट करती है कि एक दो फैक्टर्स बता दें डिमांड के, तो हम ईडी पैम्स में से इनकम्स या डायरेक्ट टैक्सेस, प्लीज याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड का है और इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई का। तो ब्रीफ सा एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम्स राइज, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल शिफ्ट टू D1 इंक्रीज, एंड फॉर इंफीरियर इट विल शिफ्ट टू D2 डिक्रीज। डायरेक्ट टैक्सेस फॉल हुए हैं तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई एंड वाइस वर्सा। बस मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अब चलते हैं जी, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन फॉर वन गुड, sorry, consider the impact on the demand for one good of price changes in other goods. अब मेरे बच्चे ये कौन सी चीज की बात कर रहा है? शाबाश। यस। शाबाश। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्स आई के साथ नहीं होता, ई के साथ होता है, ठीक है, वो तारीफ वाला होता है। सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, सब्सटीट्यूट्स के स्पेलिंग में कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब जरा अच्छी तरह बताएं सब्सटीट्यूट्स का कैसा रिलेशनशिप होता है, थोड़ा सा डिफाइन भी कर दें सब्सटीट्यूट्स को, और कैसे एक गुड की प्राइस अगर बढ़े दूसरे पे क्या इफेक्ट आता है। आई थिंक यू राइट, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल्स भी दे दें और बता दें इनको। I mean, try to use non-branded products like honey and jam, stuff like that. ठीक है? चलें जी, अब बात। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब एक बार मैं रीट्रेट कर रहा हूं। सब्सटीट्यूट्स आर ऑल्टरनेटिव्स used in place of one another. They have a positive relationship, positive coefficient. For example, jam and honey. If price of jam rises, consumers will switch towards its cheaper substitute honey, and demand curve for honey will shift to the right. इनके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।
अब मेरा बेटा कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर जॉइंटली डिमांडेड, ये जरूर बताया करें. दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. For example, bat and ball. If price of bats decreases, demand for balls will increase because cricketers will buy more bats and they will need more balls to play with. ठीक हो गया? Because they fulfill the same want. They are used together. अब मेरे बच्चों 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, इंशाल्लाह आ गए. अब मुझे बताएं किस चीज पे डिपेंड करता है कि एक गुड की प्राइस का दूसरी पे कितना इम्पैक्ट आएगा. कॉस्ट कौन सी चीज, सॉरी? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो XCD पे डिपेंड करेगा. जितने क्लोज हैं सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स, उतनी उनकी आपसी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन वन. जितने डिस्टेंट, उतनी less elastic, less than 1. To conclude, the final impact on demand for one good due to change in price of other goods will depend on how they're related and what is their mutual XED. समझ आ गया मेरे बच्चों, या एक बार फिर करवा दूं? अमीन, क्या कंसर्न है आपको? हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है. तो आपको समझ आ गई जी बात सब बच्चों को? लेट अस नाउ लुक एट द मार्क स्कीम. ये हम कल पेपर किया था हमने, ये वाला पार्ट. जी, with the help of a diagram, briefly explain how the cause of movement along the demand curve differs from the cause of a shift in the demand curve, and consider the impact on the demand for one good of price changes in the other goods. An accurate demand and supply diagrams, oh acha, oh nahi, or two separate diagrams clearly demonstrating a movement and a shift. NB noted it is not essential to show the supply curve or changing price and output. Simply उसने कहा है जी मुझे along the curve movement और shift के बना दो. Explanation of the movement occurs due to change in price, extension contraction. Shift occurs due to change in non-price factor. मैंने दो explain कर दिए थे incomes वगैरह, लेकिन ज़रूरत नहीं थी. This will include an analysis of the impact on demand for one good because, example, price changes and availability of complements. A negative value indicates a complement. E.g., a rise in price of the complement would be expected to reduce the demand for other good. Price changes and availability of substitute. A positive value indicates a substitute. Rise in price of the other substitute would be expected to increase the demand for the other product. Right, G? For example, an increase in price of a complementary good is likely to reduce the demand for that good due to the nature of the joint demand between both goods. For example, a rise in price of a substitute good is likely to increase the demand for the other good if the consumer now sees the other good as direct replacement. Final evaluation, up to 2 marks for considering the overall impact of these two factors depending on the size and values of XCD coefficients on the demand for one product, leading to a valid conclusion about the overall size of the impact of changes in price of other goods. बच्चों समझ आ गया? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अब दिस वन आई एम एक्सपेक्टिंग all of you to know very well क्योंकि ये common repeat है. Let me involve some different kids today. Assess whether knowledge of income elasticity of demand or price elasticity of demand for its product is more useful to a business aiming to increase the total expenditure. अब प्लीज क्लियर हो जाए, एक्सपेंडिचर कंज्यूमर जो करते हैं वही फर्म्स का रेवेन्यू होता है. एक्सपेंडिचर मींस रेवेन्यू ऑन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब आप इकोनॉमिक ग्रोथ को इग्नोर नहीं करोगे, वरना
क्वेश्चन के एनालिसिस वीक हो जाएंगे और इवैल्यूएशन का कोई मार्क नहीं मिलेगा। राइट जी। सबसे पहले जोया मलिक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर दो बच्चे। Very good. YD is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in income. Formula देने दे दें percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. अच्छा जी। अभी हाँ आप मुझे बताएं, ग्रोइंग इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हेल्प करेगी अपना रेवेन्यू बढ़ाने में? शाबाश। हाँ, अब एक सेकंड रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ एक मिनट। अबीहा ने बिल्कुल सही बात की। YD will help us identify the kind of goods we are producing. If it is a normal good, demand will be rising. But if it's inferior, demand would be falling during the economic growth period. अभी हाँ अब बिजनेस क्या करे कि इसकी डिमांड जो इंफीरियर गुड्स की गिर रही है उसको कैसे एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाए, रेवेन्यू बढ़ाए? व्हाट कैन दे डू? यस। शाबाश। जबरदस्त, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। बिजनेस शुड स्विच टू मेकिंग सम नॉर्मल गुड्स, add quality to their inferior products, introduce a range of products which are normal or even superior. And normal goods बनाने वाले उसके superior versions, luxury versions निकालें, because लग्जरी गुड्स की डिमांड इनकम इलास्टिक होती है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अलबत्ता प्राइस चेंज करने का इतना फायदा नहीं होगा वाईडी में, अलबत्ता गुड्स सही चेंज करने का फायदा। यहीं पे नेगेटिव करवाएं मुझे, लेट अस से अब्दुल्ला इम्तियाज, क्या नेगेटिव्स हैं बेटे? इनकम इलास्टिसिटी की क्या लिमिटेशंस हैं और क्या नेगेटिव्स हैं? अब्दुल्ला बी ब्रेव मेरा बेटा। ओके मिराल, आप बता दो बच्चे। सब इलास्टिसिटीज की सेम लिमिटेशंस हैं, जरा कोशिश करें। हिस्टोरिक डेटा, अब लिंक करो, देर इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मुसलसल अपडेटेड नहीं होगा हमारा डेटा। फिर इसके अलावा और क्या मसला होता है? इनएक्यूरेट और सिट्रस पैरिबस फैक्टर्स, सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन होती है। अदर फैक्टर्स देन इनकम आल्सो अफेक्ट डिमांड, so we cannot rely fully on income elasticity of demand. 4 on 4। अब मेरे बच्चों पीईडी अच्छा आंसर चाहिए, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट बोल के, वरना मार्क्स कटेंगे। अगर आप पहले तो आप पीईडी का फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता लगेगा आपकी गुड की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। अब अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट्स कम हैं, यूनिक प्रोडक्ट है, तो व्हाट शुड यू डू? दैट इज फाइन एज वेल, ये तरीका भी ठीक है, इसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं। इन इलास्टिक डिमांड दे शुड रेज द प्राइस, एज रेवेन्यू गेन फ्रॉम सेलिंग एट अ हायर प्राइस outweighs the revenue lost from selling less quantity। और बेहतर क्या है? एक और बच्चा बताओ, a greater percentage। दोबारा बोले, उल्टा बोल गए, इन इलास्टिक डिमांड है। Yes, a greater percentage increase in price will cause a smaller proportionate fall in quantity demanded, revenue will increase। अच्छे बच्चों को मैं इनकरेज करूंगा डायग्राम बना दें, डिमांड कर्व इनइलास्टिक लगाएं, प्राइस को बहुत बढ़ाएं, एरिया गेन्ड ए बड़ा होगा, एरिया लॉस सी से। सबको याद है या बना दूं एक दफा?
इलास्टिक डिमांड बना देता हूँ। हाँ, बना देता हूँ इलास्टिक डिमांड जी। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट्स बहुत हैं, आपको प्राइस क्या करनी चाहिए? आपको प्राइस कम करनी चाहिए। अब एक्सप्लेन करें। अ स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन प्राइस विल लीड टू a greater percentage rise in quantity demanded. Revenue will rise. This is because revenue lost from lower price will be outweighed by revenue gained from higher quantity sold. अब ये वो डायग्राम्स हैं जिनका मैं रेफरेंस दे रहा था। आप मेरे बच्चों एक बनाइएगा काफ़ी इनलास्टिक सा। अब प्राइस, क्वांटिटी, काफ़ी सारी प्राइस बढ़ाएं, क्वांटिटी रिलेटिवली कम गिरेगी। इनिशियली हमारा रेवेन्यू था areas A and B. Up area A and C, revenue lost from area B is smaller than revenue gained from area C. समझ आ गया बच्चों? इलास्टिक डिमांड लेटा हुआ सा लगाएं, काफ़ी एक प्राइस दें, डिमांड कर्व तक जाएं, क्वांटिटी, प्राइस को थोड़ा सा कम करें, क्वांटिटी देखो रिलेटिवली कितनी ज़्यादा बढ़ी। पहले रेवेन्यू था एरिया ए प्लस बी, अब इट्स बी प्लस सी। रेवेन्यू लॉस्ट ऑफ एरिया ए इज स्मॉलर देन एरिया गेन्ड सी। समझ आ गया मेरा बच्चा? अब हमारी लिमिटेशन का टाइम है। पीडीबी हिस्टोरिक होती है, ग्रोइंग इकोनॉमी में मुसलसल चेंज हो रही होगी, इसलिए इसकी बेस पे डिसाइड करना रिस्की है, इनएक्यूरेट होती है, सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन है। अदर फैक्टर्स देन प्राइस, ceteris paribus assumptions do play their role. अब जी जरा इवैल्यूएट करें और कंक्लूड करें, दोनों में से बेहतर कौन सी है? ऑफ फर्म्स, ऑफ प्रोड्यूसर्स। अभी है या रुक जाओ एक मिनट। इन्होंने बोला पीडी इज मोर यूजफुल एज प्राइस इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल सही मार्क मिल गया। और दूसरी वजह पीडी ज्यादा यूजफुल क्यों है? बिल्कुल ठीक है। प्राइस चेंज गिव्स यू इमीडिएट रिजल्ट, वेयर एज चेंजिंग द टाइप ऑफ गुड्स यू आर मेकिंग फ्रॉम नॉर्मल टू इंफीरियर एटसेट्रा टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो वाइड इज मोर यूजफुल इन लॉन्ग रन। अब मुझे जरा तीसरा मार्क दें, इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड है, आपके ख्याल में पीडी ज्यादा यूजफुल है या वाईडी? यस। हाँ। ब्यूटिफुल। बिल्कुल सही बताया अमीन ने। बिकॉज देर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, YD would be more useful. First, we need to make the right products, normal goods, luxury goods. फिर उसके बाद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम प्राइसिंग यूज कर सकते हैं। टू कंक्लूड, PD is more useful in short run, YD is more useful in long run for economic growth. YD is more useful, but business should not solely rely on these two because they are historic inaccurate. Hence, business should look at other market conditions, government policies before changing prices and output. अब मेरे ख्याल में इलास्टिसिटी क्वेश्चंस तो आपको हिफज हो जाने चाहिए जितने हमने किए। एवरीबडी कॉन्फिडेंट हियर? जी। अब अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इसको भी ले जाते हैं टुवर्ड्स आर डॉक्यूमेंट। उससे पहले यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी बच्चों, विद द हेल्प ऑफ अ पीपीसी डायग्राम या डायग्राम्स दो बनाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉलेज यहीं कंप्लीट हो जाएगी। And consider how choices in deciding which type of goods to produce in the short run may influence future economic growth.
अब थोड़ा सा इस पे समहाउ कुछ बच्चे बहुत रिलक्टेंट होंगे, उन्हें हालांकि पेज 2 पे ये टॉपिक है, पता नहीं क्यों एंड तक उन्हें ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस समझ नहीं आता। आई एम बेफिल्ड एवरी ईयर कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा जी, नॉलेज के लिए एहतियातन पीपीसी को डिफाइन कर दो, 3 मार्क्स हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे ही आप पहला पीपीसी ड्रॉ करोगे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्या शेप होती है जी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले पीपीसी? गुड वाई, गुड एक्स, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पीपीसी आप बनाएंगे। स्केल यूज कीजिएगा और इसको कोई नाम भी दे दें, ए बी। और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले की शेप होती है कॉनकेव, आउटवर्ड बेंडिंग। इसमें मैं गुड वाई की जगह गुड ए कर देता हूं और यहाँ पे गुड बी। प्लीज डू नॉट लेबल इट प्राइस एंड क्वांटिटी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है और उसका मतलब क्या है। परफेक्ट। इन्होंने कहा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी इज ड्यू टू होमोजीनियस रिसोर्सेज व्हिच आर इक्वली एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स। यहाँ पे कमी क्या है? Every time we make more of good X, we'll have to give up the same number of good Y. ये जरूरी था, सेम नंबर गिवन अप, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है। रीजन आपने बहुत अच्छी बताई। और नॉन होमोजीनियस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस एज वी रीएलोकेट रिसोर्सेज, बिकॉज हमें वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ता है, वो दोनों चीजों में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। बच्चे समझ आया ये मार्क कैसे मिस हुआ? मसलन क्या एग्जांपल देंगे? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रियलिटी है ही नहीं। जो इंक्रीजिंग वाला है उसमें आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल गुड्स की बात कर सकते हो, ठीक है, कि कुछ लैंड ज्यादा, लेकिन वो आउट ऑफ स्कोप चले जाओगे थोड़े। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, यू विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पीपीसी और आप बताएंगे दिस इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन्स सेम। Every time we make one extra unit of good X, we have to give up same number of units of good Y, जितने भी 2 3 जितने भी थे। This is due to homogeneous resources because workers, land, machinery are equally efficient at producing both goods. Therefore, opportunity cost remains constant. Outward bending PPC is due to increasing opportunity cost. Every time we make more of good B, we'll have to give up a greater number of good A up. Opportunity cost will increase. This is due to non-homogeneous resources. Workers, land, machinery are not equally efficient. They will need training, adaptation, etc. अब हम आते हैं जी ये पार्ट, कंसिडर हाउ चॉइसेस इन डिसाइड। जी जी, क्या बोल रहे हैं? इनवर्ट बेंडिंग पे ऐसे नहीं आता, लेकिन वो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसमें रिसोर्सेज एक गुड में ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। नहीं आता, नहीं आता। ओके, अब मुझे बताएं, जब हम डिसाइड करते हैं किस तरह की गुड्स बनानी है शॉर्ट रन में, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर आता है। हम कौन सी गुड्स बनाते हैं जिससे करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स डाउन होते हैं लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या कैपिटल गुड्स पे अगर हम ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट्स कर रहे हैं, उससे करंटली इकोनॉमिक ग्रोथ या चॉइसेस कम हो जाएंगी, उससे लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कम हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। पूरा पीपीसी
राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अलबत्ता अगर हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं शॉर्ट रन में, तो वक्ती तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी शॉर्ट रन में, चॉइसेस सॉवरेंटी कंज्यूमर्स की बढ़ेगी, लेकिन फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नीचे चली जाएगी, पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। सबको क्लियर है मेरे बच्चों? या दोबारा बता दूं? मशीनरी ही कंज्यूमर गुड्स बनाती है, वही कैपिटल गुड्स। तो अगर हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे, वक्ती तौर पे लोगों को शॉर्टेज, चॉइसेस कम, प्राइसेस ज़्यादा, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ लो फील होगी। लेकिन फ्यूचर में जब बहुत सारी मशीनरी हम बना लेंगे, बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स का पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल बहुत आएगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन में कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, वक्ती तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चॉइसेस बढ़ेंगी, फ्यूचर का प्रोडक्टिव पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ लेफ्ट पे पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन भी यही है, इफ वी डिसाइड टू मेक मोर ऑफ consumer goods, current growth rises, but if we decide to make more of capital goods, future growth rises. So it's a choice between today and tomorrow, which period of economy we want to improve. जी मेरे बच्चों, any questions? Let's look at the mark scheme. इसने बोला जी ये तो अच्छा बी पार्ट मैंने मिस कर दिया था। नहीं, मैंने करवा दिया था, आप लोगों को छोड़ते हैं, उसकी मार्क स्कीम तो बताइए। जी मेरे बच्चों, अब accurately drawn and labeled PPC, curve to show increasing opportunity cost 1 mark, straight line to show constant opportunity cost 1 mark. Axes must be labeled as products and not simply A or B or X and Y, and the curves must touch both axes. ये बात अब पक्की कर लें। Explanation of difference between constant and increasing opportunity cost. For example, constant opportunity cost demonstrates no change in the rate of trade-off, yeah, opportunity cost, whereas increasing opportunity cost demonstrates increasing rate in trade-off between the two products. For example, future economic growth will be influenced by the choices an economy makes about the split between consumer spending and capital spending. If a country decides to focus its spending on output on consumer goods, this may create growth in short run but may not be sustainable. A decision to focus on spending and output of capital goods, this may have short run negative impact on economic growth but should create more long term sustainable growth as output may expand. Use evaluation up to 2 marks for valid evaluation, which is clearly based on analysis leading to a valid conclusion. मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ट्रू दैट, ट्रू दैट, ट्रू दैट, बिल्कुल सही है। जी मेरे बच्चों, वे डन विद सेक्शन बी का। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन रहता है, assess whether a market economy is the always the best। इसका मतलब है एक और सिस्टम से कंपेयर करना है, बेस्ट का वर्ड आया हुआ है। टू effectively answer the three basic questions of resource allocation। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी के, जैसे मैं बताता हूं, डिफाइन कर दें। ओन कौन करता है, मोटिव क्या है, मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल सही है। सो फ्री मार्केट इकोनॉमी इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। देयर मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दे यूज प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई टू एलोकेट रिसोर्सेज। अब मेरे बच्चों, थ्री बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ज़रा हम बेनिफिट्स लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के, फ्री मार्केट इकोनॉमी के। अभी यहाँ क्या फ़ायदा होता है जब मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेज को एलोकेट करती है?
शाबाश। और जी? ये ज्यादा अच्छा बोलना चाहिए आपको, और बताएं। कंज्यूमर्स की, हाँ, कंज्यूमर्स की चॉइसेस बढ़ती हैं, सॉवरेंटी बढ़ती है। एक और फायदा कर लेते हैं। अमीन बताइए। वो तो वही बात दोबारा हो रही है, थोड़ा सा और बताएं कुछ। एनीवन एल्स? वैसे मार्क्स आ गए हैं, लेकिन आई वांट टू हैव योर ब्रॉडर व्यू। चले एक बार मैं करता हूं। मार्केट इकोनॉमी, व्हेन इट आंसर्स द थ्री बेसिक क्वेश्चंस, इट टारगेट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, which results in greater choice and sovereignty for consumer, lower prices and better quality of goods and services due to competition and profit motive. Secondly, they try to reduce cost in order to increase their profit. Hence, they use most efficient techniques of production and lower their production cost. Thirdly, market economy is very quick to adapt to dynamic needs. They will shift to AI, new technology very quickly to satisfy their consumers. अब क्या क्या मसले हैं मार्केट इकोनॉमी के फेलियर्स? कौन सी गुड्स? overproduction and consumption of demerit goods because of information failure. सिगरेट्स अल्कोहल ज्यादा बनाएंगी, प्रॉफिट बहुत है, इनलास्टिक डिमांड है. अंडर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन ऑफ merit goods because of information failure, and the fact that some people don't realize their benefits, तो डिमांड कम है, प्रॉफिट कम है. पब्लिक गुड्स सिरे से बनाएंगे ही नहीं बिकॉज दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, देर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. एक्सटर्नल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन वगैरह बहुत कर देंगे. अब हम चलते हैं दूसरा कोई सिस्टम. प्लान ले लो या मिक्स्ड ले लो, आपकी मर्जी है. प्लान ले लेते हैं. प्लान्ड इकोनॉमी आंसर्स दीज क्वेश्चंस इन लाइन विद social welfare. They make sure that they provide optimum quantity of merit goods, optimum quantity of demerit goods, and optimum quantity of public goods. They try to produce goods and services, necessities to all the nation throughout the country, even to those who cannot afford it. However, this system lacks efficiency. There is low quality, low choice for consumers, no sovereignty for consumers. The new techniques and technology will not be embraced. Government often lacks funds, hence they will not invest in lowering cost. ये हमारा कंपैरिजन हो गया. अब आपके ख्याल में सबसे बेहतर सिस्टम कौन सा है? इसी एनालिसिस की बेस पे बताइए मुझे. मार्केट इकोनॉमी कहां कहां अच्छी है और कहां पे गवर्नमेंट को आना चाहिए? कम ऑन बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन है. आर यू गाइस देयर? यस. बताइए, शाबाश. शाबाश, गुड गुड गुड. हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है. Beautifully answered. Very good. ज़्यादा लंबा हो रहा है, वैल्यूएशन इतनी लंबी नहीं होती, बस कर दें. Good. As discussed above, free market economy is very good at answering the three basic questions. हाँ, due to efficiency, choice, and consumer sovereignty. However, whenever there is market failures of merit goods, demerit goods, public goods, pollution, etc., government has to intervene. So a mixed economic system brings together the benefits of both worlds. समझ आ गया मेरा बेटा? Keep the evaluation little bit brief. वैसे गलत नहीं था, आपने जो भी बोला सही बोला, लेकिन evaluation means
कि मैनेजर को फाइनल आपने जजमेंट देनी है, उसके पास ही डजंट हैव ऑल डे। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ऑल राइट जी, सेक्शन सी। पहले तो देखते हैं क्या यूनिट 2 to 5 में से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली यूनिट 2 और बल्कि 3 में से ही सारा है, सो आ रहा है जी। पहला क्वेश्चन यूनिट 6 में से है, लेकिन आसान सा है। जी, explain two methods of measuring unemployment and consider the extent of the possible difficulties in obtaining an accurate measurement of unemployment। ये बड़ा फॉरगॉटन सा टॉपिक है, राइट एट द एंड है, बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर देते हैं। इट्स व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। कौन से दो मेथड आपको पढ़ाए हैं मैंने? सही कह रहा हूं ना? ये फॉरगॉटन टॉपिक है। क्लेमेंट काउंट मेजर एंड लेबर फोर्स सर्वे मेजर। अब जैसे ही आप ये मेंशन करोगे और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, आपके नॉलेज के मार्क्स आ जाएंगे। Claimant count measure looks at the number of claims filed, and they consider those unemployed who have filed the claim. So the formula for calculation is claimants divided by claimants plus employed into 100। समझ आ गया मेरे बच्चों? Claimant count measure counts the number of unemployment benefits claimed by people. So it's calculated by claimants divided by claimants plus employed into 100. Labor force survey measure uses teams that conduct periodic surveys about unemployment, level of education, household size, etc., to get the information about unemployment rate। अब मेरे बच्चों, मुझे लग रहा है कि मुझे ही करवाना पड़ेगा, आप लोग भूले हुए हो। क्लेमेंट काउंट मेजर के फायदे क्या हैं, पहले एक दो बताते हैं। इट्स क्विक, चीप, गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज द डेटा, एंड its problem is it includes those who are actively seeking work but have not filed a claim. It also includes those who have filed a claim but are not looking for work, like, those who are deliberately sitting at home, unemployment benefits ले रहे हैं। इसके अलावा जी, इसका मसला क्या होता है? इन लो इनकम कंट्रीज ऑफन डेटा बेसिस वगैरह अच्छी मेंटेन नहीं होती, फंड्स नहीं होते अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने के लिए, तो वो सही फिगर हमें नहीं मिलते। Labor force survey is a better measure because it's on international definition of unemployment, which is कि भाई बंदा जॉब करने के लिए तैयार हो विद इन 2 वीक्स, ढूंढ रहा हो या जॉब ले चुका हो और स्टार्ट करने वाला हो, ये उसकी शर्तें होती हैं अनएम्प्लॉयड होने की। इसके फायदे क्या हैं? वी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो वी गेट टू नो अबाउट द स्किल्स लेवल ऑफ labor force in the economy. Plus, it is done by international surveyors, so it is more accurate, government cannot manipulate it। लेकिन इसका मसला क्या है? एक्सेसिबिलिटी, पूरे मुल्क से आपने करना है, सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन है, तो इनएक्यूरेट हो जाती है। एक्सेस के प्रॉब्लम, नॉट इनफ ट्रेन्ड टीम्स टू कंडक्ट सर्वेज may result in lower quality of labor force survey। अब दोनों की बात करें तो claimant count is a weaker measure, but it has lesser difficulties in accurate measurement because government already has all the record। But labor force survey, which is a more accurate measure, is harder to measure because it's expensive, time taking, many surveys are conducted। बच्चों समझ आ गया है या कोई कंफ्यूजन? एक दफ़ा इसकी मार्क स्कीम देखते हैं। अब यहाँ पे फील हुआ कि बच्चों ने रिवाइज नहीं किया हुआ था, छोटा सा चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का, एक बार पढ़ तो लो ना, जस्ट इन केस। The question refers to methods of measurement and not types of unemployment।
यहाँ पे आपने स्ट्रक्चरल फ्रिक्शनल कर दी, नो मार्क्स. फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू मेथड्स प्लस अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ मेजर्स, 3 marks. The two most used measures are claimant count measures, which is a measure based on those claiming benefits, and the labor force measure, which is a measure of unemployment based on a survey that identifies people who are actively seeking a job. However, if meaning of these measures is clearly understood, then no need to explicitly refer to the terms. आप लोग terms लिखिएगा. The difficulties for obtaining an accurate measurement using both methods should be considered. Claimant count figure may omit people actively looking for a job क्योंकि उनकी अपनी कोई और इनकम सोर्स था, उन्होंने क्लेम फाइल ही नहीं किया, या उन्हें लगा जॉब जल्दी मिल जाएगी, उन्होंने क्लेम फाइल ही नहीं किया. एंड मे इंक्लूड पीपल हु आर इन रियलिटी नॉट लुकिंग फॉर जॉब, निखट्टू जो घर बैठे हुए हैं और क्लेम किया हुआ है. Whereas the labor force measure is based on sampling which may not be entirely accurate due to sampling errors and or problems associated with data collection. पढ़ी लिखी टीम्स नहीं होती डेवलपिंग कंट्रीज में, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि पूरे मुल्क से डेटा ले सको. इवैल्यूएशन में an assessment of difficulties of both measures is required with an overall assessment of the extent of possible difficulties. तो क्या बोलना है, क्लेमेंट काउंट ऑल्दो इनएक्यूरेट है बट उसमें डिफिकल्टीज कम है, गवर्नमेंट के पास डेटा पहले से मौजूद है. लेबर फोर्स सर्वे दो बेटर मेजर, उसका डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम है, बहुत टीम्स चाहिए, पैसा चाहिए, बार बार सर्वे करने पड़ते हैं टू मेक इट ऑथेंटिक. समझ आ गया मेरा बेटा? जी मेरा बेटा. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. वर्कर्स कितने ट्रेंड हैं, फंड्स कितने अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है, उतनी कम प्रॉब्लम्स आएंगी. बिल्कुल सही है, शाबाश. जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस? आई थिंक इनफ फॉर टुडे, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, कल ये बाकी का कर लेंगे और फिर नया पेपर हम स्टार्ट करेंगे कि नहीं. ये 22 है कि 23 है? ये 22 वेरिएंट है. 23 करा के मैं आप लोगों को 2 दिन सिर्फ ग्राफ्स करवाऊंगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की रीइटरेशन, ग्राफ्स, ईच एंड एवरी ग्राफ ऑफ एएस माइक्रो एंड मैक्रो. A2 का भी यही करना है मैंने, जैसे ही नवंबर का हमारा खत्म होता है, ताकि बच्चों को वो जो एक हेजिटेशन सी है डायग्राम्स ड्रॉ करने में या उनके लेबल्स में, वो हम खत्म कर सकें. सो दैट्स दैट जी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम. जी मेरा बेटा अभी. हाँ जी. देखो बेटे, आने को तो बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताया है, देयर इज अ चॉइस पैटर्न ना. यूनिट 3 और यूनिट 6 टू 10 अगर करोगे A2 माइक्रो मैक्रो का, यू आर सेफ. हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना आए. वो बहुत अच्छे कर लो. बेटा रिस्पॉन्स